नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने समय समय पर ये प्रयास किया है कि आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हों उनसे संबंधित छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए आप तक वो ज्ञान पहुंचाते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी व्याकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहें तो इसी से शुरुआत होती है व्याकरण की। बच्चों, अगर आप सोचो कि अगर आपके पास भाषा ना होती तो आप कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते। अभी है आप आसानी से बोल करके दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को सुन करके समझते हैं, या दूर है व्यक्ति तो अपनी बातों को लिख करके पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। जब आदिकाल में मनुष्य जंगलों में रहता था तब सोचिए वो कैसे अपनी बातों को पहुंचाता रहा। उसके पास तो कोई भाषा नहीं थी, वो इशारों से तरह तरह के चित्र बनाकर इस तरह से अपनी बातों का आदान प्रदान करता था। अगर हमें अभी वही पद्धति अपनानी पड़ती तो कितनी दिक्कत होती। हम एक बात को पहुंचाने में, एक बात को दूसरी व्यक्ति से करने में कितना कितना समय व्यतीत कर देते, जबकि अभी हमारे पास भाषा है जिससे हम तुरंत मिनटों में अपनी सारी बातें, अपनी सारी परेशानियां दूसरों से बता सकते हैं और उसका हल जान सकते हैं। तो ये सब भाषा का ही कमाल है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले भाषा विचार को देखते हैं कि भाषा क्या है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा एक पत्र या एक कागज़ पर कुछ लिख रहा है और बगल वाले चित्र में उसकी माँ उसके लिखे हुए उस कागज़ को पढ़ रही है। अर्थात वह लिखकर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है और उसकी माँ पढ़कर समझ रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है, यानी समझा जाता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब लेन देन। हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें खुद समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन। हर एक देश की, हर एक जगह की अपनी भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। वैसे तो एक तीसरा रूप सांकेतिक भाषा भी होता है जिसका हमने अभी वर्णन किया था, लेकिन उस भाषा को मुख्य रूप में नहीं गिना जाता। मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको, मौखिक मतलब जो ओरल यानी मुंह से बोली जाए और लिखित मतलब जो लिखकर। तो आइए देखते हैं दोनों को। देखिए बच्चों, सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप किसी की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को, उसके उस शब्द के अर्थ को बिल्कुल समझ करके तब उसकी परिभाषा को समझते हुए पढ़ें, तो वो कभी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मौखिक भाषा मतलब जो मुंह से बोली जाए, अर्थात जहाँ पर हम अपने मनोभावों को मुंह द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा में हम मुंह के से बोल के प्रकट करते हैं, अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुन करके समझते हैं, उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। आम बातचीत में ये इसका हम प्रयोग करते हैं जब हम लोगों से बात करते हैं, या भाषण होता है, स्पीच जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वाद विवाद, डिबेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या फिर वक्ता
यानी जो बोलने वाला है वो अपने विचारों को जब प्रकट करता है तो वो सभी मौखिक भाषा के रूप हैं। जब हम टेलीफोन पर बातें करते हैं वो भी मौखिक भाषा का रूप है। दूसरा, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, मौखिक में हम बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, जबकि लिखित भाषा में क्या होता है, हम लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, पढ़ेगा। इसीलिए इसकी परिभाषा भी इस आधार पर बना दी गई कि भाषा का वह रूप जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करें और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ करके समझे तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, राधा कहानी लिख रही है, मोहन पत्र लिख रहा है। इन सारे वाक्यों में परीक्षा देना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, ये सब क्या है, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जब आप एग्ज़ाम में परीक्षा जब देते हो तो आपकी कॉपी को टीचर पढ़ करके चेक करता है, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है, लिखना, पढ़ना। अब आता है अगला बिंदु, बोली। भाषा, देखिए बोली भी क्या है, भाषा का एक छोटा रूप है। जैसे कि एक बड़ा सा देश है और उसके अंदर स्टेट यानी प्रदेश होंगे और प्रदेशों के अंदर छोटे छोटे ज़िले, तो बोली भी बिल्कुल उसी ज़िले की तरह भाषा का एक छोटा रूप है। ठीक, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र, एरिया में, किसी एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष एरिया में बोली जाने वाली भाषा वहाँ की बोली कहलाती है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है, मतलब बहुत ही कम विकसित होता है। सभी बोलियों में केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अर्थात जब आप देखते होंगे, जनरल भाषा में समझें तो आप देखते होंगे, आप गांव में जाएंगे तो वहाँ की अलग बोली होती है। आप इलाहाबाद में हैं तो वहाँ पे बोलने का तरीका अलग है। बनारस में जाएंगे तो बोलने का तरीका अलग है। प्रतापगढ़ में जाएंगे तो बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। बोलेंगे सारे लोग हिंदी, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग होता है। तो हिंदी को ही अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो उस क्षेत्र स्थान विशेष की बोली कहलाती है। अर्थात बोली क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। हिंदी की उपभाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कुछ बोलियां हैं, देखिए जैसे क्या किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत देश है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रदेश, फिर प्रदेशों में ज़िले। तो इसी तरह भाषा बड़ा सा है, एक बड़ा रूप है, उसके अंदर अनेक उपभाषाएं होती हैं और उपभाषाओं के अंदर बोलियां होती हैं। तो देखिए, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसके ये सारणी दी है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, जो भारत के पश्चिमी भाग में बोली जाती है हिंदी, उसमें आती हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, इसी में खड़ी बोली भी आती है। फिर है पूर्वी हिंदी, जो भारत के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, इसलिए उसका नाम पूर्वी हिंदी रखा गया। इसके अंतर्गत अवधी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 आती हैं। फिर आता है राजस्थानी, जो राजस्थान के भाग में बोली जाती है हिंदी, उसे राजस्थानी भाषा कही गई, तो हिंदी कहा गया। तो उसमें आती हैं बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये सारे नाम भी राजस्थान के उन जगहों के नाम पर रखे गए हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी जो पहाड़ी भागों में हिंदी बोली जाती है उसको नाम दिया गया पहाड़ी हिंदी। यहाँ पे 2 जनपद है, गढ़वाल और कुमायूं जनपद, उत्तराखंड में। आप जानते होंगे उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे गढ़वाल जनपद के नाम पर गढ़वाली बोली रखी गई और कुमायूं जनपद के आधार पर उस बोली का नाम, वहाँ की बोली का नाम कुमायूनी रखा गया। ठीक, इसके बाद है मागधी। मागधी क्या, इसे आप बिहारी हिंदी कह सकते हैं, जो बिहार के इलाके में बोली जाती है। इनमें 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और अंगिका, इसी को मागधी भी कहते हैं। फिर आता है नंबर उपभाषा। ये वही है भाषा और बोली के बीच का रूप। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको, भाषा एक देश की तरह हो गई, उपभाषा उसके अंदर आने वाले छोटे छोटे प्रदेश, और बोली उन प्रदेशों के अंदर छोटे छोटे ज़िले जो आ रहे हैं। तो उपभाषा क्या है, बोली का थोड़ा बड़ा रूप होता है। ठीक है,
अर्थात जब बोली का क्षेत्र एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, अर्थात उसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे जाने लगते हैं। और उसके जो बोलने का एरिया होता है, यानी एक छोटे क्षेत्र से बढ़कर वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी जब कोई बोली, तो उसे हम उपभाषा का रूप दे देते हैं, तब वो उपभाषा कहलाने लगती है। अर्थात उपभाषा क्या है? बोली का विकसित रूप है। जैसे कि अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियाँ थी ये पहले, फिर बाद में इनमें साहित्य रचनाएं होने लगी, अर्थात इसमें कविता, कहानी, गीत वगैरह लिखे जाने लगे तब, और धीरे धीरे इनके बोलने का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ने लगा, तो ये बोलियों से उपभाषाएं बन गईं। मानक भाषा, अगला बिंदु है मानक भाषा। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, भाषा मतलब लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अर्थात जो स्टैंडर्ड हो, एक मानक रूप हो। तो हिंदी, जैसे कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। बहुत सी तरह की यहाँ बोलियाँ बोली जाती है। अभी मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि बनारस में अलग है, बिहार में अलग है, राजस्थान में अलग है, हिंदी ही है लेकिन अलग तरीके से बोली जा रही है। इस कारण से बहुत से रूप हमारे सामने आते हैं, तो इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ी। एक रूपता मतलब एक ऐसा रूप बनाया जाए उस भाषा का जिसे हर कोई स्वीकारे और उसे हर कोई समझ सके, इसलिए ताकि उसको स्टैंडर्ड रूप प्रदान किया जा सके। तो उसी स्टैंडर्ड रूप, उसी एक रूपता को प्रदान करने के लिए शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त और विद्वानों द्वारा स्वीकृत किए गए जो भाषा का रूप होता है उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी में खड़ी बोली जो होती है उसे हमने मानक भाषा का रूप प्रदान किया है। फिर नंबर आता है राजभाषा। ये कौन सी भाषा है? यहाँ पे हम देखेंगे एक इससे मिलता जुलता शब्द और होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा, वह भाषा जिसे उस देश के समस्त नागरिक बोलते और समझते हैं तथा एक मत से उसे अपने देश की भाषा स्वीकार करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, यानी देश की भाषा। जबकि राजभाषा, यहाँ जो बिंदु दिया है राजभाषा, वो बना है राज और भाषा, यानी राजकाज। आपने सुना होगा राजकाज शब्द, यानी ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज चलाने में किया जाए, यानी सरकारी कामकाजों में किया जाए। अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में यानी ऑफिसों में और कामकाज के लिए किया जाए उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात किसी भी देश में जिस भाषा का प्रयोग वहाँ पे ऑफिस वगैरह, कार्यालय, सरकारी काम के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की, भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसको राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक जानकारी आपको और मिली कि हिंदी दिवस होता है और वो कब होता है? 14 सितंबर को। और क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। और एक बात होती है, कई जगहों पर लिखा होता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक संविधान द्वारा भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। ठीक, हिंदी क्या है? राजभाषा है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज और ऑफिस वगैरह, कार्यालय वगैरह में किया जाता है। लिपि। लिपि एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है हिंदी भाषा में। यदि लिपि ना हो तो हम बोल तो लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, और जब तक लिख नहीं पाएंगे तो हमारा ज्ञान ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए लिपि का बहुत बड़ा महत्व है हमारी भाषा में।
परिभाषा देखते हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अर्थात उच्चरित मतलब जो बोलते हैं। जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं, उस मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ठीक, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जिन भाषाओं की लिपि नहीं होती उनको केवल बोला जाता है, उन्हें लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि अंग्रेजी की लिपि रोमन, ठीक है, अंग्रेजी भी लिखी जाती है। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूं, देवनागरी है। ठीक, चूँकि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है इसलिए हिंदी संस्कृत इसकी दोनों की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा नेपाली, मराठी, गुजराती इनकी भी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा आप देखते हैं पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच जितनी भी पश्चिमी देशों की भाषाएं हैं अधिकतर की रोमन लिपि है। इसके बाद हम देखेंगे फ़ारसी, उर्दू इनकी जो लिपि है वो फ़ारसी है। ठीक, फिर अगला टॉपिक आता है साहित्य मतलब जिसे अंग्रेजी में आप लिटरेचर बोलते हैं। तो साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठा किए गए। अर्थात जब किसी भाषा में कहानी, कविता, नाटक और गीत, है ना, एकांकी, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं तो उनको हम जब इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं उसे ही उस भाषा का साहित्य कहते हैं। तो किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं, समाहित होती हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब जान लेते हैं गद्य और पद्य क्या होता है। देखिए, गद्य साहित्य क्या है? जब साहित्यकार यानी जो लेखक है, लिखने वाला है, वो साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करता है। जिस भाषा में, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो जब इस तरह से अपने विचार को व्यक्त करके लिखता है तो उसे, है ना, अर्थात उसमें कोई एक लय नहीं होती है, कोई छंद नहीं होता है। ठीक, उसे गाया नहीं जा सकता है, उसे सीधी सादी भाषा में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। जबकि जैसे कि इसमें आते हैं पत्र, निबंध, संस्मरण, नाटक, लेख, उपन्यास, कहानी, जीवनी, इनमें से जितने भी ये पार्ट हैं, संस्मरण, निबंध, नाटक, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। पद्य साहित्य क्या है? जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, तुकबंदी क्या होती है? जैसे हम गीत की लाइन ख़त्म करते हैं, जैसे कि हमने कहा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसमें एक तुकबंदी आती है हर एक लाइन के बाद में, आती, जाती, खाती, है ना, पाती। तो ये जो एक समान लय आ रही, इसको तुकबंदी कहते हैं। तो जब साहित्यकार यानी लिखने वाला अपने विचारों को तुकबंदी और लय के साथ प्रकट करता है तो उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। इसमें आते हैं दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद, इनके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी फिर आगे प्राप्त करेंगे। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक अंतिम है इसमें, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अर्थात व्याकरण यदि ना होता तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं सीख पाते। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को भाषा का कम ज्ञान होता है, व्याकरण ज्ञान नहीं होता है, उन्हें वो हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे। हाँ, अगर जैसे छोटा बच्चा है, जब उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो उसे नहीं पता होता कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, तो वो भाई को भी बोलेगा भैया आ रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि भैया आ रही नहीं, भैया आ रहा है होना चाहिए। तो इस तरह से व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक, तो व्याकरण क्या करता है? हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है।
इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण मतलब अक्षर, शब्द। तो देखिए वर्ण विचार में हम क्या जानते हैं, वर्णों के बारे में, अक्षरों के बारे में, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, ये सारी बातें वर्ण से संबंधित, अक्षरों से संबंधित सारी बातें हम वर्ण विचार के अंतर्गत जानते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो शब्द कैसे बनता है, उसको कैसे उच्चरित किया जाता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके भेद कितने होते हैं, ये सारी बातें शब्दों के बारे में हम शब्द विचार में जानते हैं। फिर है वाक्य विचार। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, उसके कितने भेद होते हैं वाक्य के, ये सारी बातें हम वाक्य विचार के अंतर्गत जानते हैं। तो इस तरह से व्याकरण के 3 अंगों के द्वारा हम हिंदी को भली भांति और आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम आगे भी विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको वीडियो भेजेंगे, और आप सभी उसका फ़ायदा उठाएं, इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।